फेरी ग्लो टीवी। मौन मंदिर की वारिस। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की वीरान पहाड़ियों के बीच एक पुराना मंदिर छिपा हुआ था, जिसे लोग मौन मंदिर के नाम से जानते थे। न कोई पुजारी वहां आता था, न घंटियां बजती थीं, न दीप जलते थे, और न ही कोई उसका नाम लेने की हिम्मत करता। कहा जाता था, मंदिर मौन है, लेकिन वो किसी के लौटने का इंतजार कर रहा है। उसी गांव में रहती थी कविता, एक साधारण लेकिन शांत स्वभाव की 23 साल की लड़की, जो बचपन में माता पिता चल बसे थे। नानी ने पाला था उसे। नानी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन जाते जाते एक रहस्य छोड़ गई थी। कविता, उन्होंने कहा था, तेरा खून साधारण नहीं है, तू रुद्रवंश की आखिरी कड़ी है। एक दिन मौन मंदिर तुझे बुलाएगा। नानी के जाने के बाद हर रात कविता को एक ही सपना आता, एक पुराना मंदिर, एक बंद दरवाज़ा और एक धीमी धुंधली सी स्त्री की आवाज़ जो कहती, लौट आओ, समय आ गया है। एक दिन गांव के बाहर कविता की मुलाकात होती है ईशान से, एक युवा पुरातत्वविद, जो प्राचीन मंदिरों की खोज में छतरपुर आया था। जब कविता ने उसे अपने सपनों की बात बताई, ईशान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे भी वही मंदिर सपने में दिखता है। बस उस पल सब बदल गया। कविता और ईशान मिलकर मौन मंदिर की तलाश में निकल पड़े। घने जंगलों के बीच पत्थरों और बेलों से ढका हुआ, धूल से सना, टूटा फूटा वो मंदिर आखिर मिल ही गया। मंदिर पूरी तरह शांत था। एक अनजानी ऊर्जा वहां फैली हुई थी। जैसे ही कविता ने उसके पुराने पत्थर के दरवाजे को छुआ, एक नीली रोशनी उसकी हथेली से निकलकर दरवाजे पर दौड़ गई, और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। भीतर गहरा अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और नीचे जाती हुई सीढ़ियां थीं। दोनों नीचे उतरे। दीवारों पर युद्ध के चित्र थे, राजाओं, रानियों और राक्षसों की छवियां। एक पुराना पत्थर भी वहां था, जिस पर कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। ईशान ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कविता ने उस लेख को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक उसके मुंह से वो भाषा निकलने लगी जो उसने कभी सीखी नहीं थी। उसने पढ़ा, धन वहां छिपा है जहां सूर्य की किरण न पहुंचे, जहां युद्ध ने जन्म लिया और जहां रानी ने अंतिम सांस ली। सुरंग वहीं से शुरू होती है जहां छाया समय को चूमती है। ईशान चकित रह गया। तुमने ये कैसे पढ़ा? कविता चुप रही। उसे खुद नहीं पता था। अब वे दोनों मंदिर के उस कोने में पहुंचे जहां सूर्य की आखिरी किरण दीवार पर गिर रही थी। वहां एक गोल बिंदी जैसा निशान उभरता था। कविता ने उसे दबाया। मंदिर की जमीन थोड़ी हिली, एक पत्थर नीचे खिसका और एक गुप्त सुरंग का रास्ता खुल गया। सांसें थामकर दोनों उस अंधेरी सुरंग में उतर गए। दीवारों पर फिर वही चित्र, रक्त रंजित तलवारें, धधकते युद्ध और रानियों के अंतिम क्षण। बीच बीच में कई दरवाजे थे। हर दरवाजे पर वही पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। हर बार ईशान ठहरता और कविता पढ़ती, और हर बार दरवाज़ा खुल जाता। उसके भीतर एक शांत शक्ति थी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। आखिर में वे पहुंचे एक विशाल द्वार के सामने, जिस पर लिखा था, शक्ति उसी को मिलेगी जो उसे निभाना जाने, लूटना नहीं। कविता ने अपना हाथ बढ़ाया और द्वार धीरे 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 खुल गया। अंदर एक विशाल कमरा था। दीवारों पर दीपक जल उठे थे। वहां सोने की मूर्तियां थीं, शस्त्र थे, पुराने राजमुकुट और एक चमकदार चिन्ह जो कविता की हथेली पर जगमगाने लगा। तभी वहां एक धुंधली परछाई प्रकट हुई, रानी रुद्रप्रिया की आत्मा। उसने कहा, कविता, मैंने ये शक्ति दुनिया के लालच से बचाकर छुपाई थी। तू ही मेरी असली वारिस है, जिसके हाथों में ये शक्ति सुरक्षित है। ईशान धीरे धीरे खजाने की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। लेकिन तभी आत्मा गरजी, ठहर जा ईशान, तू यहाँ ज्ञान की तलाश में आया था, स्वार्थ की नहीं। यदि तू इस खजाने को छुएगा तो ये शक्ति तुझे नष्ट कर देगी। ईशान वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खजाने की ओर देखा भी नहीं। वो पीछे हट गया। उसकी आंखें नम थीं। कविता धीरे धीरे मंदिर के बाहर आई।
अब वो मंदिर मौन नहीं रहा था। भीतर दीपक जल उठे थे, हवा में एक नई ऊर्जा थी। गांव वाले मंदिर की ओर देखने लगे और चुपचाप सिर झुका लिया। मंदिर की चुप्पी टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी वारिस लौट आई थी। अब वो शक्ति सही हाथों में थी और इतिहास ने एक बार फिर सांस ली थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।